बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब में। उसमें देखिए 19 तारीख से आपकी डीबी चल रही होगी और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बताने वाले हैं कि आपकी डीबी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आपको पता है कि प्रपत्र आपका चार्ट आपको डाउनलोड करना है, उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करना है, यानी कि टोटल 5 चीज़ें आपको डाउनलोड करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ बच्चों को ये आ रही है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर प्रपत्र कैसे भरा जाए। ठीक है, तो उसको भरना हम बता देते हैं कि एक एक अब एक वीडियो में अगर हम चारों प्रपत्र भरना बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक वीडियो में सिर्फ एक बताएंगे कि एक प्रपत्र आपको कैसे भरना है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपने ये देख लिया होगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको सीधा लेके जाना है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका प्रपत्र एक कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड किया होगा, यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। ठीक है, आपका यहाँ पे फोटो अटैच हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फोटो होना होगा वो स्व प्रमाणित होगा, यानी कि खुद से आपको उस पर साइन करना है और तिथि सहित पाठनीय हस्ताक्षर भी करें। यानी कि आप जो फोटो चिपकाएंगे तो अपना जैसे साइन हो गया, जैसे मैं अपना बता दे रहा हूँ, अपना साइन कर लिया इसी पे, आधा नीचे और आधा फोटो के ऊपर, और इसके नीचे अपना डेट डाल दीजिए। ठीक है, डेट मतलब कोई डेट आप जिस दिन में ये सारा काम कर रहे हैं उस दिन का डालिए, या तो आपका जिस दिन डीबी वेरिफिकेशन है उसका 1-2 दिन पहले का डाल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आइए और चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए विज्ञापन संख्या ये आपका इसमें ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, विभाग संख्या ये आपको नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। बाकी आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि क्या है ये भी आपका ऑलरेडी भरा हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया होगा, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है, रोल नंबर अपना हाइड कर रखा है। बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको भरना है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा राजस्व लेखपाल। ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाएगा राजस्व लेखपाल, यहाँ पे ये पद का नाम है आपका। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम आपका देखिए हिंदी में भी आपको लिखना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको हिंदी में ही लिखना है। देखिए हिंदी में आप यहाँ पे, या इसके पहले तो जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे जैसे अमित है तो आप हिंदी में जैसे भी आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। ठीक है, पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजे, तो यानी कि जब भी पता आप चेंज कर रहे हैं तो उसको आपको आयोग को भेजना है, तो आपको वही पता देना है जहाँ पे आपका सारा ये डीबी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके पते पे आती है। तो बहुत जो आपका ठोस पता है जहाँ पे हर चीज़ होती है, तो आपके आधार कार्ड पे भी लिखा होगा, तो वो दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे आप ऐसे डाल सकते हैं कि आपका ग्राम क्या है, ठीक है, आपका पोस्ट क्या है। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए लिखना है तीसरे चौथे वाले में। ठीक है, तो ये आपको पूरा एकदम डिटेल देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, ठीक है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका थाना क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे 2 लाइन में एकदम बढ़िया से इसको भर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा जिला है ये जरूर डाल दीजिएगा, और जिला के साथ साथ अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, पिन कोड नंबर जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई है कि हाँ फलाने इंटरप्राइजेस के बगल में है या पेट्रोल पंप के बगल में है, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि जैसे कोई फेमस बिल्डिंग होती है आपके एरिया में तो वो भी डाल सकते हैं कि ये उसके जो कस्बे वाले हैं तो कस्बे के हिसाब से डाल सकते हैं कि हमारा कस्बा ये है, हमारा जिला ये है, हमारा तहसील ये है। ये इस तरह की चीज़ें करके काफ़ी डिटेल के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट अमेजन में जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके घर पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिए। बाकी जन्म तिथि बता देते हैं। देखिए अंकों में भी लिखना है, शब्दों में। देखिए अंकों में तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आपको ये मैंने ब्लर कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अंकों में इन्होंने लिख रखा है, शब्दों में आपको लिखना है। देखिए शब्दों में 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे 27/11/1995 है सपोज, तो आप लिख सकते हैं 27/11/1995, या तो ऐसे करके लिख लीजिए, या शब्दों में आपको लिखना है। आप जैसे 2-7 ऐसे करके फिर स्लैश कर दीजिए 11, या एक एक शब्द को लिखिए, एक फिर एक फिर स्लैश एक 9, मतलब एक एक शब्द करके इसको आप लिख लीजिए। जैसे 27/11 है तो 2 को एक बार लिखिए, 7 को एक बार लिखिए, फिर स्लैश दीजिए, फिर 1 को एक बार लिखिए। इस तरह से आप करके लिखिए। बाकी अभ्यर्थियों का पिता इस तरह। अब इसमें देख लेते हैं 6वें वाले पॉइंट में आपको क्या करना है। देखिए वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं। एक एक प्रपत्र आपको हम सारे डिटेल में भरना बताएंगे जिससे आपकी कोई गलती ना हो इसमें। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, ठीक है, तो मोस्टली लोग पिता का ही नाम डालते हैं। जो भी आपको डिटेल डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी भी हो गई तो आप कोशिश करिएगा कि अपने पिता का ही नाम आप सारा डिटेल वगैरह वहीं का दीजिए आप। अभ्यर्थी के पिता, ठीक है, अभ्यर्थी के पिता का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क वाले में क्या करना है, जैसे अभ्यर्थी के पिता है कि पति है, तो यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हाँ ठीक है पिता का नाम, या
इसका दे रहे हैं, पिता का दे रहे हैं सपोज, ठीक है। अब उसके बाद उनका नाम, उनका जन्म स्थान क्या है, ठीक है। यदि मृत्यु हो तो अंतिम पता, ठीक है, तो ये आपको नहीं भरना है। अगर मृत्यु हो तभी भरना है। और क्या आपने राष्ट्रीयता बदली है, तो अगर हाँ तो विवरण दे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं बदला होगा, कि कोई भारतीय से इटालियन हो गया, तो यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा, सीधा सीधा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 7वां वाला पॉइंट। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास के भारतीय नागरिक है, यदि नहीं तो विवरण दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो हाँ है, ठीक है। आपको देख लेना है क्या है क्या नहीं, अगर नहीं है तो उनका विवरण देना पड़ेगा, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नहीं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग या एसटी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपने वर्ग या जाति का नाम लिखिएगा। तो वर्ग में जैसे कोई ओबीसी का है तो ओबीसी लिख देगा, इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या पिछड़ा वर्ग ही लिख सकते हैं। या ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस लिख सकता है, या एससी का है तो एससी लिख सकता है, या एसटी का है तो एसटी लिख सकता है, ठीक है। तो अपने अपने जाति के हिसाब से लिख सकता है। अगर कोई जनरल का है तो वहाँ पे नहीं लिख के, क्योंकि उनको तो मिलेगा भी नहीं वैसे। बाकी उपजाति में जैसे कोई ओबीसी में सपोज यादव है, ठीक है, तो वो अपना उपजाति यहाँ पे यादव नहीं अहिर होता है, उनको पता होता है क्या होता है। कोई पटेल है तो कुर्मी लिख सकता है, ठीक है। इसी तरह से मतलब जिस तरह से जो भी चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे जो अपना उपजाति है वो लिख लीजिएगा, आपको पता होगा बेहतर रूप से। क्या अच्छा वाला पॉइंट देख लेते हैं। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में देश छूट का लाभ चाहते हैं, यानी कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है 18 से 40 साल तक है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज किसी की एज 38 साल हो गई है, या कुछ ऐसे ज़्यादा एज हो गई है, और वो उन्होंने जब फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन डाला होगा, तो यहाँ पे वो हाँ करेंगे, बाकी नहीं तो ना नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे नहीं पे बस लगा देना है, बाकी टिक आपको नहीं मानना है, आप बस नहीं लिख दीजिएगा, काम का हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगला चीज देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 9 क्या है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है। सपोज बहुत लोग ऐसे होंगे जब फॉर्म या एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम पे उनकी शादी नहीं हुई होगी, और अब शादी हो गई होगी, तो जो भी आपका रियल कंडीशन है, मतलब जो आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा हाँ आप विवाहित है। अगर आपने है तो हाँ डालिए, नहीं है तो नहीं डालिएगा। सपोज कोई हाँ है तो हाँ डालेगा, तो खा वाला पॉइंट उनके लिए है। अगर कोई हाँ कह रहा है तो इसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि आपकी कोई पत्नी पहले से तो नहीं थी या इस तरह से नहीं थी, तो उनका विवरण यहाँ देना पड़ेगा। बाकी आप अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं, आप सीधा सीधा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर 10 में देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 10 में आपको सारा का सारा जो डिटेल बनना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। देखिए यहाँ पे परीक्षा, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, हाई स्कूल का डिटेल भरना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का भरना है, ठीक है। ये तो दो कंपलसरी है। इसके अलावा भी अगर आप भरते हैं तो अगर आपने किया है तो जरूर भर दीजिएगा। जैसे आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके अलावा कुछ और डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, तो आप यहाँ भर देंगे। क्या क्या भरना है, जैसे हाई स्कूल में कौन कौन से विषय थे आप डाल दीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी जो भी था आपका, मतलब साइंस आप करके डाल दीजिएगा। कौन से श्रेणी में या ग्रेडिंग में आपने पास हुआ है, तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है तो फर्स्ट डिवीजन लिख दीजिए, सेकंड उसमें लिखा रहता है तो ये डाल दीजिए। कौन से वर्ष में पास हुआ है तो उसमें अवधि लिखा होता है, किस वर्ष में आपको डिग्री मिला होता है। जैसे हाई स्कूल किसी ने 2014 में पास किया तो वहाँ पे 2014 डाल देगा, ठीक है। उसके बाद प्राप्तांक या प्रतिशत, तो यहाँ पे आप दोनों डाल सकते हैं, प्राप्तांक डाल सकते हैं कि इतना नंबर आपने पाया, या तो सीधा सीधा परसेंटेज डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है, प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पे डाल सकते हैं। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, अगर कुछ और उसमें डिटेल डालना है तो यहाँ पे आप विवरण उसका दे सकते हैं। इसी तरह से सब में करके आपको डालना है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको आप जितना भी आप एडिशनल पॉइंट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉलम में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंटरमीडिएट का उसी तरह हो जाएगा। ग्रेजुएशन का आपने, अब ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उसमें सारे सब्जेक्ट तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि जो आपके फर्स्ट ईयर के, जैसे जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो स्नातक में आपने विषय में आपने डाल दीजिएगा, मतलब आपने क्या किया है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से विषय से किया है छोटा छोटा करके इसमें डाल दीजिए, कोई वो नहीं है। बाकी वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कर दीजिएगा, छोटा छोटा यहाँ पे करके लिखेंगे तो हो जाएगा काम। बाकी और देख लेते हैं खेल कूद, पॉइंट नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ। खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा कार्यों में भाग लेने की यदि कोई हो तो पूरा विवरण दे, यानी कि कोई स्पोर्ट कोटा से आता है
ठीक है, तो वहाँ पे अपना विवरण दे सकता है कि वो किससे आता है, क्या खेलता है, यहाँ पे उसको एकदम शुद्ध हिंदी में लिख सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 12 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी जैसे कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, उसको मत भरिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ पे हमसे पूछ लीजिएगा, या बच्चे बहुत सारे हैं वहाँ पे, आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको वहाँ पे सलाह दे देंगे। बाकी पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमानी नियुक्ति का पूर्ण विवरण नीचे दे, यानी कि उनकी अगर वो पहले से कोई जॉब कर रहे हैं या पहले से किसी पद पे है तो वहाँ पे उनका दे सकते हैं अपना। जैसे कोई किसी वर्ग में था, मतलब पुलिस वाला कोई है जो अब लेखपाल लेना चाहता है, तो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मेरे पद का नाम आरक्षी है और उसके बाद मेरा वेतन इतना मिलता है, वो पूरा का पूरा उनको डिटेल यहाँ पे भरना है, कहने का मतलब ये है। बाकी पॉइंट नंबर 13 में देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हता के संबंध में विवरण दे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपका कोई कंपलसरी वो चीज़ है, जैसे जो अनिवार्य किया गया है, जैसे इसमें ट्रिपल सी वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ट्रिपल सी डाल सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य में आपका वहाँ पे कौन सा ट्रिपल सी लिख के यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा छोड़ दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाकी 14 नंबर पॉइंट में देख लेते हैं, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। तो आपका जो आर्मी से संबंधित है, अगर हाँ की है तो बाकी वहाँ पर डिटेल उनका दीजिएगा। एनसीसी वाला भी सेम उसी तरह से है। 15 नंबर देख लेते हैं कि वही, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एफआईआर हुआ है या कुछ भी हुआ है आपके ऊपर, तो यहाँ पे कभी भी हुआ हो तो आप यहाँ पे पूरा ब्यूरो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से ये तीनों पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 16 ये आपका कहता है कि आवेदन या परीक्षा शुल्क से नियमित जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी या आपका कुछ चालान संख्या नंबर या कुछ आपका आया होगा, यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे, कितना रुपए का आपने भरा था लेखपाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे शब्दों में डाल दीजिएंगे, और वहाँ पे कौन सा डेट पे भरा था और कौन से बैंक से भरा था और आपका जनपद। ठीक है, तो ये शुल्क जमा की गई राशि, यहाँ की नहीं, ये नहीं कि आपने अपने बैंक का स्टेटमेंट डाल, जिससे आपने भरा था वो डाल दीजिएगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्किप भी कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बाकी अच्छा, ये ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह आपको नेट की UP-SSC की जो साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक कॉलम होता है, वहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बी वाले पॉइंट में बैंक का नाम, किस बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया था, सपोज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किस जनपद में वो बैंक है, वहाँ पे आप ये मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, मैं डैश, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, और लड़का हो तो करता है और लड़की हो तो करती हूँ। ठीक है, इसके बाद वो ये सारा पॉइंट वहाँ पर रहेगा। यहाँ पे आपका साइन रहेगा। ठीक है, साइन आपका जैसे आपने एडमिट कार्ड में किया होगा, आप वहाँ पर साइन कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में किया तो हिंदी में, अंग्रेजी में किया तो अंग्रेजी में। पूरा नाम यहाँ लिख दीजिएगा, पूरा पता फिर से एक बार, ग्राम पोस्ट जिला तहसील सब डाल दीजिएगा, यहाँ पे पूरा पता आपका आ जाएगा। और दिनांक और स्थान में जहाँ से आप भर रहे हैं, अपने जनपद का नाम सबसे बढ़िया, यहाँ पे जो आपका जिला होगा ना वहाँ का नाम डाल दीजिएगा, अपने जनपद का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। और दिनांक में आप जिस डेट में ये भर रहे हैं, आपका जिस दिन DB है उसके एक दिन पहले का कभी भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होती है। तो दिनांक में आप वो सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। बाकी ये आपका प्रपत्र नंबर 1 हो गया। बाकी हम जो दूसरा प्रपत्र है ये आपको हम दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो प्रपत्र 1 है आप इसको पहले अच्छे से डिटेल में भर लीजिएगा। अच्छा, किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत आती है तो पहले बात टेलीग्राम वाले ग्रुप में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकता है, वो बता देंगे। तो आपको ऐसे बता देना है कि सर पॉइंट नंबर 15 के क में दिक्कत आ रही है, ख में दिक्कत आ रही है। ठीक है, या किसी को बच्चे को दिक्कत आ रही है कि नहीं सर इसमें पॉइंट नंबर 10 में एक बार और डिटेल में समझा दीजिए क्या है, पॉइंट नंबर 9 में ख वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है, ख वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था। इस तरह से आप कमेंट करके लिख लीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे प्रपत्र 1 का पॉइंट नंबर क का ख, इस तरह से करके पूछेंगे तो हम आराम से आपको बता देंगे सारी चीज़ें। ये आपका प्रपत्र 1 हो गया। वीडियो देखिए काफ़ी लंबी हो गई लेकिन काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। इसी तरह से आपके प्रपत्र 2, 3, 4 ये तीनों आपको बताएंगे इसके अलावा। ठीक है, नहीं टोटल 4 प्रपत्र के बारे में आपको बताएंगे। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपको पूरा एकदम डिटेल में, जब तक आपकी पूरी वैकेंसी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम आपको वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।